सैलाबी रेलों का जनूबी पंजाब में जोर। मुल्तान में शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां। रंगपुर में सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड से गुजरने लगा। पानी के तेज बहाव के बायस ट्रैफिक को रोक दिया गया। गाड़ियों की कतारें। सैलाबी पानी रोड क्रॉस करके सुपर बंद से टकरा गया। सैलाबी पानी से रोड का कटाव भी जारी। पानी अतराफ की आबादियों में भी दाखिल। शहरियों की नकल मकानी जारी। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियां उलट गईं। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जान बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जलालपुर में सैलाब मुतासरीन को टेंट फराहम करने की हिदायत। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। हेड गंडा सिंह पर पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। सैलाबी रेलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मौजाजात दरियाब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें दरियाबोर। मिंचनाबाद के मकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मौजाजात बस्तियां और राबता सड़कें डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। करोड़ पक्का में दरियाए सतलुज में तुगयानी। मोजा गोल का बंद टूट गया। दरियाई पट्टी पर 40 देहात से रियाब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। बहावल नगर में भक्का पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। उत शरीफ में भी दरियाए चनाब और सतलुज के रेलों से दर्जनों देहात मुतासिर। पाक पतन में सैलाबी सूरत हाल। बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए जो बहुत अफसोसनाक है। पंजाब के मुतासरीन 2 हफ्ते से कैंपों में मौजूद हैं। फौरी तौर पर मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए मदद की जाए। वजीर आजम से भी दरख्वास्त की थी लेकिन अभी तक मुतासरीन को रकम ना मिलना समझ से बाहर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करे। किसानों का मुश्किल वक्त में हाथ थाम ना होगा। पंजाब के किसान पहले ही मुश्किल में थे, अब सैलाब की वजह से मजीद मुश्किल में आ गए। आने वाले वक्त में फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल आ सकते हैं। बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा गुड्डू बिराज का दौरा। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। जोर सैलाबी रैली पंजाब से सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि दरियाओं में गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। आवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,41,611 लोग कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, हाजिर सर्विस फौजी, सिविल अफसरान और शहीद के लवाहिकीन ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वजीर आजम ने मेजर अदनान असलम की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा, आज हमने मट्टी का एक बहादुर बेटा खो दिया जिसकी हिम्मत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में नक्श रहेगी। मेजर अदनान असलम का अज़्म, वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। मेजर अदनान की शहादत इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई गांव में सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR। पंजाब में एजाज चौधरी की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। पंजाब असेंबली में 251 वोट कास्ट किए गए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। अपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली से भी इजहार तशक्कुर।
अपने कागजात दाखिल किए, जांच पड़ताल का प्रोसेस जो है वो पूरा किया और उसके बाद जो है वो फिर चले गए हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए। और जब उन्हें वहाँ से भी जो है वो नाकामी हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने बाईकाट का बहाना किया, जबकि ये उनका अपने जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि उन्हें ये खौफ था कि अगर वो वोट कास्ट करवाते अपने मेंबर्स को तो उनके कोई 10-12 मेंबर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ खुद रब्ता किया था कि वो वोट जो है वो मुझे करना चाहते हैं, जबकि मैंने उनसे ये कहा था कि आप वोट अपनी जमात को करें। ऑपोजिशन के 10 से 12 लोगों ने वोट के लिए राब्ता किया। मैंने उन्हें मना किया, मुझे नहीं, अपने उम्मीदवार को वोट दें। ऑपोजिशन के पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं। पीटीआई का सियासी कैरियर खत्म हो चुका। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, कहा अवाम तहरीक इंसाफ वालों को पहचान चुके। पीटीआई का अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। उन्होंने एक जमहूरी अमल का बॉयकॉट किया। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस। पुरतशद्दुद मुजाहरे न थम सके। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस को आग लगा दी। खटमंडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर हिफाजती रुकावटें भी तोड़ दी। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 20 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। नेपाली सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मॉनसून की लंबी इनिंग्स। कराची में वक्फे से बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 6.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हैदराबाद और नवाबशाह में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। लाहौर समेत पंजाब भर में बरसने के लिए बादलों की दोबारा सफ़बंदी। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। गंदुम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब हुकूमत की गंदुम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। खानेवाल में सैलाब से गंदुम जाया होने पर इजहार बरहमी। डीजी फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया गया। मरियम नवाज ने कहा रजाकाराना गंदुम स्टॉक डिक्लेयर कर दें वरना कार्रवाई होगी। हुकूमत को अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बाज अनासर गंदुम की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गंदुम के स्टॉक की दुरुस्त तौर पर निशानदही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसानात के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों में टैक्स मुआफ किए जाएंगे। बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, एफसी सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। 10 रोज में सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होने का इम्कान। सैलाब से सबसे ज्यादा चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुतालिका मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई की 9 मई इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। बुशरा बीबी को तोशाखाना में जाली रसीदों के मुकदमे में जमानत में तौसी मिल गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी बरकरार। स्टॉक मार्केट ने 1,57,000 का संगे मील उबूर कर दिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 476 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,56,563 की तारीखी हद पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 281 रुपए 61 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में आज भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,100 रुपए महंगा 3,88,100 रुपए का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एक्यूमेन पाकिस्तान के क़यादत की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा पाकिस्तान दुनिया के
सबसे ज्यादा माहौलियाती खतरा से दो चार ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से ज़रूरी मईशत को शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़जाना ने ज़रूरी लचक बढ़ाने के लिए जदीद मालियाती मॉडल्स की अहमियत पर जोर दिया। आइंदा माह एक्यूमेन बोर्ड मेंबरान और आलमी सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज से शुरू होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतल्लिक अहम फैसले का इम्कान। आला सतह की उमूमी बहस 23 से 27 सितंबर तक होगी। इजलास न्यूयॉर्क की बजाय जिनेवा में मुनाकिद करने के मुतालबात। ट्रंप इंतजामिया का फ़लस्तीनी सदर समेत 80 अहलकारों को वीज़ा देने से इनकार। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतअद्दिद धमाकों की इत्तला मिली है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा के कतारा डिस्ट्रिक्ट में मुतअद्दिद धमाके हुए हैं। शहर पर धुएं के बादल छा गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतारा डिस्ट्रिक्ट में 8 धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। धमाकों से शहर भर में खौफ व हरास फैल गया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। धमाकों की नौइयत ताहाल गैर वाज़ेह है। हुक्काम की तहकीकात जारी हैं। दोहा में धमाके इजरायली हमले का नतीजा है। हमास रहनुमा हदफ थे। इजरायली फौज ने यह दावा किया है। इसराइल ने दोहा में हमास क़यादत पर खुफिया हमला किया है। इसराइल ने कतर में मुकीम हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया है। बात करेंगे, हमारे साथ मंसूर जाफर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये इन धमाकों के पीछे इसराइल ने अब तो इसको कबूल भी कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं थी कि इसराइल जो है एक ऐसा जारे मुल्क है कि जो अपनी की गई कार्रवाइयों को बाकायदा ओन भी करता है और उस पर बड़ा जश्न भी मनाता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो अपनी अल-कुद्स के अंदर होने वाली जो कार्रवाई, जो कि वहाँ के नेटिव फलस्तीनी थे, उनकी तरफ से की गई, उसके बाद जो है वो अपनी खजालत मिटाने के लिए और ख़ासतौर पर जिस अंदाज से इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी उनके खिलाफ सफा रहा है, समंदर से लेके खुश्की तक तमाम जगह उनके खिलाफ मुजाहरे, उनके खिलाफ लाम तान का जो है बाजार गर्म है। तो अपनी उस खजालत को मिटाने के लिए इस वक्त जो मैं समझता हूँ सबसे ओछा हचकंडा इसराइल जैसा जारे मुल्क और जंग पसंद मुल्क कर सकता है, उन्होंने एक सियासी दफ्तर को एक तीसरे मुल्क में निशाना बनाकर साबित कर दिया है कि वो किसी बैन अवी डिप्लोमेसी मंसूर साहब, क्या कतर को पेशगी इत्तला दी गई होगी कि इस तरह हमास की आदत को इस तरह निशाना बनाया जाएगा, तो क्या कतर की तानीब से भी रिटेलिएशन आ सकती है? जी, कतर बिल्कुल इस बात का हक महफूज रखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस नौयत की कोई इंटीमेशन जो है, अगरचे इस नौयत के ऐलानात इसराइल की तरफ से माजी में देखने में आते रहे हैं कि हर कार्रवाई के बाद वो यही कहता रहा कि हम हमास को और उसके क़यादत को निशाना बनाते हैं या बनाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला जो है इस हवाले से भी यानी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये हमास के सीनियर मुज़ाकरातकारों का एक ऑफिस था और कतर का खासतौर पर जो बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी में किरदार है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। तो लिहाजा कतर को एक लिहाज से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है और उसे अपने उस बैनुल अक़वामी किरदार, उस बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी की जो मैं समझता हूँ जो फरीज़ा है, जो इस वक्त मैं समझता हूँ एक फर्ज कफाया के तौर पर कतर जो है वो कर रहा है। अबलाग के मैदान में जो कतर का जो अल जज़ीरा है उसने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं और जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके सहाफ़ियों ने मैदान जंग में जिस अंदाज से उनको टारगेट करके शहीद किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसका यकीनन एक बड़ा बैकलैश जो है वो इसराइल को बर्दाश्त करना होगा। और शायद यही वजह है कि नेतन्याहू को आज जो करप्शन के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में पेशी का सामना है, उन्होंने इस नौयत की कार्रवाई करके एक बार फिर खुद को अपनी जात को बचाने के लिए मैं समझता हूँ इंतहाई बोधी हरकत का इर्तिकाब किया है। और यकीनन उसकी उनको इस वक्त जो दुनिया भर से जो लान तान और जो उनके खिलाफ मजम्मत का जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है उसका सामना भी करना होगा, उसका जवाब भी देना होगा। तो ये सूरत हाल है। मंसूर साहब, जिस तरह से हमने रिसेंट पास्ट टाइम्स में देखा है कि कतर ने हमेशा से सालसी का किरदार अदा किया और रिसेंटली जो ये अमेरिका ईरान तनाज़ा भी था उसमें भी बहुत बड़ा किरदार था, तो इस तरह की सूरत हाल में इसराइल की जानिब से ये हमला किया गया, किस तरह से कतर रिएक्ट करेगा? क्या रिटेलिएट करेगा या अभी भी मध्यम अंदाज में जिस तरह पहले से सालसी का किरदार अदा करता आया है कतर, या वही स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? तो कतर को इस बात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो ये सारी कार्रवाइयाँ कर सकता है, लेकिन उसका मॉडस ऑपरेंडी यकीनन वो एक सॉवरेन मुल्क है और अपने तमाम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो वे करने के बाद ही वो इसका जवाब देगा। लेकिन एक मुबसर के तौर पे, एक तजियाकार के तौर पे मैं समझता हूँ
कि कतर इस बात को जो है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि जब ईरान की तरफ से भी कार्रवाई की गई थी उदैद उनकी जो बेस को, इसराइली अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जी, गया, जी। तो उस वक्त भी कतर ने एक बड़ा सख्त रद्द अमल जो और खासतौर पे अपना जो राइट ऑफ रिटर्न है, जो जवाब देने का हक है, उसको उस वक्त भी उन्होंने एम्फसाइज किया था और उस पर जोर दिया था कि वो किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक और मामला था, एक और पस मंजर था, और यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि कतर को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की गई है और कतर यकीनन इसका एक भरपूर जवाब देगा। और इस वक्त उनकी जो भी डिप्लोमेसी है और खासतौर पे जो उनका मुतल्लिका लोग हैं वो इस बारे में सर जोड़कर बैठे हैं और इस बारे में जल्द ही मैं समझता हूँ कोई ना कोई नतीजा या कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और यकीनन मंसूर साहब, ये जिस तरह से इसराइली मीडिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जी हमास क़यादत को खुफिया तौर पर निशाना बनाने के लिए कि 8 धमाके हुए, कोई छोटा हमला तो नहीं था ये? जी, इसमें कोई शक नहीं। जो गैर मुसद्दका इत्तलात आ रही हैं उसमें तो हमास के जो रहनुमा हैं खलील अल हया, जो कि चीफ नेगोशिएटर थे इस पूरे मुज़ाकराती अमल के अंदर, उनको जो है वो टारगेट करने की इत्तलात आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में तो मैं समझता हूँ इस पूरी गेम प्लान को उलटने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमास ही की लीडरशिप मौजूद नहीं थी, जो मिस्री उनके इंटेलिजेंस के लोग, मिस्री जो उनके मुज़ाकरातकार हैं, वो भी यहाँ पे बाकायदा मौजूद थे। और उसके साथ साथ खुद इनकी अपनी इसराइली मोसाद जो है उसके लोग जो है वो भी अक्सर व बेशतर जो है यहाँ पे आप तो कह सकते हैं कि चलते फिरते नजर आते हैं। तो इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश की। सही। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल है गुफ्तगू।